नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। पिछले कई दिनों से देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की खूब चर्चा रही। दरअसल पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्ट पर हमला किया और उसके बाद भारत ने आतंक और आतंक को पनाह देने वाले देश को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, रिज्यूम हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर में आगे क्या हो सकता है? भारतीय सेना किस तरह की तैयारी कर रही होगी और भारत को किस तरह से दुश्मन देशों से या फिर आतंक से सावधान रहना चाहिए, ये सारी बातें हम सबके जहन में उठ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए जाएं कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर आगे कैसे बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो, अगर नहीं भी बढ़ता है तो अब स्थिति ऐसी ही है क्योंकि अलग अलग देशों के बीच युद्ध चल ही रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी देश के साथ तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में भारत को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? भारतीय सेना वैसे हमेशा ही एक्शन में रहती है, लेकिन ये जो पिछला एपिसोड हुआ है उसके बाद भारतीय सेना किस तरह से तैयारियां कर रही होगी, ये सारी बातों को जानना और समझना जरूरी है। और उसी लिए एक खास विशेष मेहमान को हमने हमारे साथ जोड़ा है ताकि इन सवालों के जवाब उनसे लिए जा सके। हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर आशीष माथुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर, ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, रिज्यूम पे रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर को। आप 20 सालों तक एयरफोर्स से जुड़े रहे और एयरफोर्स और सेना की गतिविधियों को आपने बहुत नजदीक से देखा और समझा है। आप जरूर इस पर ज्यादा स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, आपके उसी क्षेत्र के मित्र भी होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में अब आगे क्या क्या कहेंगे इस पर? सभी को मेरी ओर से जय हिंद। जिस हिसाब से हम जान रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ है और जिस हिसाब से जब ये पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और हमारे देश के लोगों ने बहुत बड़ी घटना का सामना कर दिया, उसके बाद में एक जोश सा बना हुआ था कि भाई अब क्या। हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो कई सालों से आतंकवाद से परेशान है। जब से हम आजाद हुए हैं तब से लेके अब तक हम हमेशा ही आतंकवाद या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट तरीके से हमें और हमारे देश की जनता को, हमारे देश की सेना को परेशान करता जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब हर कोई ये कह रहा है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हो, कि इसका अब हम बहुत हो गया, नाउ दिस इज टू मच, अब हमें इसके अगेंस्ट में जाना ही पड़ेगा। हम एक पल भी आगे इस तरह की चीजों को अब सहन नहीं करेंगे। और उसी का काउंटर करने के लिए लोगों ने सिंधु स्टार्ट की है। हम सब जान रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान के कई जो ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने उसके बाद हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की और उनकी सेना के भी बहुत सारे ठिकाने थे जिनको हमने तबाह कर दिया। तो जी। ऑपरेशन सिंधु ये एक होने वाली चीज, जब तक हम, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की गवर्नमेंट, सब लोग ये नहीं बोल देते कि हाँ अब हमें आतंकवाद से छुट्टी मिला है, तब तक हम इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर अब एक न्यू नॉर्मल की ओर जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा लेवल, एक ऐसा स्टैंडर्ड अब हमारे देश ने, हमारे देश की सेना ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने, हमारे देश की जनता ने किया है। इसके नीचे में कुछ एक्सेप्टेड नहीं है। अगेंस्ट द टेररिज्म अगर हम कुछ करेंगे तो हम इससे ऊपर ही करेंगे। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंधु जो है वो अब चलता रहेगा जब तक कि हम एक एक ऐसे डिसीजन पे पहुंच जाए या एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाए जब हमें, हमारे देश को इन आतंक से जो खतरा है वो खत्म नहीं हो जाता। जी बिल्कुल। आतंक और आतंक को पनाह देने वाले देशों को जो संदेश ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देना था वो हमने दिया है। और आगे भी ये कहा गया है कि अगर आप हमारी ओर आंख उठाकर देखेंगे तो हम आपको बख्शने नहीं वाले। सर, इस बार का ये जो तनाव था, युद्ध तो नहीं कह सकते लेकिन अनडिक्लेयर्ड वॉर तो था ही, जिसमें ड्रोन और मिसाइल सिस्टम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। हमने बड़े बड़े राफेल या हवाई जहाज के बजाय हमने ये वाले सिस्टम को ज्यादा यूज किया, चाहे रिसर्च के लिए हो। तो ये जो सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम या मिसाइल के सिस्टम, इसे हमें कितना एडवांस बनाना पड़ेगा आने वाले सालों में? जो हमारा ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स है ना, हम काफी टाइम से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आज की बात नहीं है। देखिए, हम कई सालों से भारत ने अपना जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब डीआरडीओ को हेड कर रहे थे, तब उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे पास हर तरह की मिसाइल होनी चाहिए, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज एंड आईसीबीएम। तो जो आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, वो जो है
वो भी हमारे पास होनी चाहिए और उसी के तहत ये एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया था, क्योंकि जो फ्यूचर है वो फ्यूचर अब जो है वो हैंड टू हैंड या आमने सामने की लड़ाई में नहीं है। जो फ्यूचर है वो अब बना हुआ है एक कमरे के अंदर बैठ के एक हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड वॉर लड़ने का। आप उसको स्पेस वॉर बोल सकते हैं, साइबर वॉर बोल सकते हैं, न्यू जनरेशन वॉर बोल सकते हैं। तो अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं, तो कोई कहीं भी किसी एक कोने में बैठ के एक बटन दबाएगा और हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए पिछले कई सालों से एक नया जो वॉर सिनारियो हमारे सामने आया है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे पास हर तरह की मिसाइल्स है, छोटी रेंज से लेकर नाग, आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस और ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स है जो आप जान सकते हैं कि जो उनका वेरियस रेंज है, वेरियस कैपेबिलिटीज है और वेरियस पर्पसेस है, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियर वॉरफेयर कैरिंग मिसाइल्स व्हिच आर देयर विद अस एज एन इंडिया एज अ न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। हमने वो भी डिजाइन कर रखी है जी। तो अगला वॉर वही है कि अब आमने सामने लड़ने का जो युद्ध का समय था वो खत्म हो चुका है। सब लोग जानते हैं कि जान की बहुत कीमत होती है, तो हम बिना जान गंवाए किस तरह से दुश्मन को खत्म करें, इसी के ऊपर ही पूरा प्लानिंग चल रहा है। और भगवान की दया से हमारे देश के इंजीनियर्स और जो रिसर्चर्स है उनकी वजह से हम लोगों ने इस फील्ड में काफी हासिल कर रखी है। हम लोग तो कैसे आगे है अभी आपने देखा होगा। और जहां तक ड्रोन्स की बात है, ड्रोन एक छोटा सा वेपन है, मतलब ड्रोन कई तरीके के होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रोन विच इज ऑफ 2.5 किलो का होता है तब के बहुत बड़े ड्रोन, और उनमें अलग अलग तरीके की उनकी वेराइटीज होती है। फिक्स विंग ड्रोन होते हैं, मल्टीपर्पज ड्रोन होते हैं, रोटेटिंग विंग ड्रोन होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर स्मॉल रेंज, लॉन्ग रेंज ड्रोन होते हैं जो कोई 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। तो यही अभी फ्यूचर है और इसी के थ्रू रादर आई विल ऐड कि अभी एक सैटेलाइट पूरा नेटवर्क हम सेटअप कर रहे हैं, जिससे कि हम हमारे देश की सरहदों को ऊपर से ही मैनेज कर सके, मॉनिटर कर सके, और साथ साथ हमारे ना ही हमारे देश की सरहद, दुश्मन के देश अपनी सरहद पे क्या कर रहे हैं वो भी देख सके और रियल टाइम एक्शन हम इनिशिएट कर सके। सपोज अगर रात में भी एक्टिविटी दुश्मन देश कर रहा है तो सैटेलाइट हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं और विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स हम उसका एक काउंटर एक्शन तैयार कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो भारत ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जवाब दिया है, उसके बाद ज़रूर दुश्मन देश जो है वो घात लगाकर बैठे ही होंगे। सर, पाकिस्तान और आतंक दो एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों ही लगातार नियमित अंतराल पर भारत पर हमला करते ही रहे हैं। फिलहाल वो लोग चुप लग रहे हैं, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, जो आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हलचल तो वहां भी चल ही रही होगी? देखो, एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती जी। और पाकिस्तान कभी सीधा नहीं रह सकता। तो हमने पहले 2-3 छोटे-मोटे, जब आपने देखा अटैक हुआ या ये हुआ, तब भारत ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि भाई अभी आप सुधर जाओ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, स्पेसिफिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज रन इन अदर कंट्रीज एंड डिस्टर्बिंग आवर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन वो नहीं सुधर रहा था, तो इस बार इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्शन लिया गया, बट अभी उसको इतनी सारी क्षति पहुंची है। पहले हमने एक बहुत लिमिटेड वॉर किया था, अभी उसका थोड़ा सा स्केल हमने बड़ा कर दिया है। और हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर उसके छोटे छोटे ड्रोन से अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो हम उन सभी को काउंटर किया, ना ओनली काउंटर किया, उसकी बहुत सारी जो एयरफील्ड्स थी उसको डैमेज किया, इंक्लूडिंग एयरफील्ड्स व्हिच आर नियर टू द न्यूक्लियर लोकेशंस। तो अभी एकदम पाकिस्तान जगेगा ऐसा तो नहीं लग रहा है, या इसमें कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन हाँ, वो आराम से नहीं बैठेगा। आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बता दें कि पाकिस्तान के अंदर में करीब 8 या 9 सेक्टर्स में ये एक तरीके से बटा हुआ है। मिलिट्री की साइड से मैं बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक पॉलिटिकली। जी जी, ठीक है, तो उन्हें हर एक का एक कमांडर है उनका कि भाई ये नॉर्थन का जनरल कमांडर है, ये मिडल का, ये साउथ का, इस हिसाब से। तो ये लोग ना एक तरीके से पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं। तो हो सकता है कि 10 जनरल है तो 10 में से 8 या 7 समझ चुके, लेकिन 3 ऐसे हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे। उन्हें लगता है कि वो हिंदुस्तान के साथ लड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे 1 या 2 या 3 लोग ऐसे जो पागल टाइप वो कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। तो वी शुड ऑलवेज बी ऑन अलर्ट मोड। हमारी फोर्सेस हमेशा से रही ही है, अभी की बात नहीं है, सालों से। परंतु
अभी क्या है ना, जिस तरह से हमने बोला कि भाई हमारे पास ड्रोन से हमें एक रूम में बैठ के हम कोई भी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, तो वो भी उसी का सहारा ले रहे हैं। हो सकता है वो डायरेक्ट अप्रोच ना करे, वो इनडायरेक्ट अप्रोच करे, जी। मिसाइल अप्रोच करे, ड्रोन अप्रोच करे, कुछ भी वो हुँ, ऐसा कोई हरकत कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, हमारे लिए तो यही काम है कि अभी हमें चौकन्ने रहना है, और जब हुँ, तक ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले। जी, जी। तो 5 साल तक हमें चैन से नहीं बैठना है, चाहे हमारी मिलिट्री है, चाहे हमारी फोर्स है। जी, जी बिल्कुल। तो चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि एक हमला कहीं भी देश में हो और फिर वो जो मामला था वैसे ही बिगड़ जाएगा और ऐसे में बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना ही होगा। सर हमारी डिफेंस सिस्टम इस पूरे एपिसोड में हाइलाइट बनी, सुर्खियाँ बहुत बटोरी डिफेंस सिस्टम ने क्यों जो लोगों को डर लग रहा था कि पाकिस्तान कोई बम फेंक सकता है, कोई मिसाइल छोड़ सकता है, लेकिन जब अ, S-400 ने काम करना शुरू किया तो सब लोग निश्चिंत हो गए कि वहां से कुछ हमारे यहाँ नहीं आ सकता और हम हमारे डिफेंस क्षेत्र को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। सही बात है आपकी। जो भी प्रोक्योरमेंट हुआ है, देखिए पिछले कुछ सालों में अगर सॉरी, जब से नई गवर्नमेंट आई है, हमने बहुत सारा हमारे देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स का रिलेटेड सिस्टम्स का, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो डायरेक्ट डिफेंस सिस्टम्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट है, गन्स है, हम्म उन सभी चीजों का, ड्रोन है, उन सभी चीजों का इंडिजिनाइजेशन स्टार्ट किया है और हम्म हमारे खुद के देश में उसको डेवलप करना स्टार्ट किया है। या तो हम्म हमने हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, या हमने जो भी कंट्री को इसमें महारत है उनके साथ एक टाई अप करके पूरा उनकी टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लाके यहाँ पे उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो हम्म एक टाइम ऐसा था कि भारत जो है वो माना जाता था कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। वो जी हमारी पूरी जो लश्करी की जो भी चीजें थी, सब लोग किसी न किसी देश के ऊपर निर्भर थी, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी हो, हम्म जर्मनी हो, सभी सभी इंग्लैंड हो, सभी देशों से। जी लेकिन अब ऐसा है कि आज की डेट में भारत इम्पोर्ट रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। खास करके हम्म हमारी मिसाइल्स, हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस देखा, हमारे हेलीकॉप्टर्स जो है, ये सब अभी हम्म हम बाकी कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं और वो लोग हमारे इक्विपमेंट यूज करके अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो जी सिचुएशन जो है वो दिन दिन काफी बदल चुकी है। हम अभी हम्म सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं हम्म और यही रीजन है कि अब दुनिया में भारत सब समझने लगे कि हाँ भाई, हिंदुस्तान से पंगा लेना है तो एक बार सोचना पड़ेगा कि उनके पास उनके खुद के सिस्टम से, बहुत एक्यूरेट सिस्टम से, विद इन सेंटीमीटर गैप में वो अटैक कर सकता है। और ये हमने देखा। जी सपोज एक पर्टिकुलर कोने में किसी टेररिस्ट का घर है, तो सिर्फ उस घर को हमने टारगेट किया और आजू बिल्कुल बाजू के जितने पड़ोस वाले थे किसी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जी जी तो ये हमारी ताकत बनती जा रही है, यही हमारी टेक्नोलॉजी जो आगे जाके हमको इस फील्ड में सुपीरियर बनाएगा और हम्म पूरे दुनिया में भारत इसमें एक तरीके से अपना नाम रख करके इट विल बी काउंटेड एज वन ऑफ द प्राइम डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूसर। जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है भारतीय सेना और भारत की सरकार इस पर ज़रूर जी तोड़ काम कर रही होगी क्योंकि आने वाला वक़्त कुछ भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो तनाव है ही, चीन के साथ भी तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में हर तरीके से भारत सुसज्ज होना चाहेगा, भारतीय सेना सुसज्ज होना चाहेगी। लेकिन सर भारतीय सेना को समय-समय पर एडवांस संसाधन उपलब्ध कराना, ये भी भारत की सरकार की, भारत के लोगों की ज़िम्मेदारी है। ये किस तरह से पूरी होनी चाहिए कि उन्हें जो चाहिए, जब चाहिए, उस वक़्त उन्हें मिलना चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों ही एक बात उठी थी कि हम बहुत सारी डील साइन तो कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें पहुँचने में काफ़ी देर हो जाती है। देखिए कैसा होता है कि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। हुँ, आज कोई चीज जो है वो बहुत अच्छी है, पता चला कि 6 महीने बाद वो पुरानी हो गई। आप खुद देख लीजिए हुँ, कि जिस हिसाब से फॉर एग्जांपल मोबाइल लेते हैं, हम हमने आज एक हुँ, मोबाइल लिया, पता चला 4 दिन बाद वही मोबाइल पुराना हो गया, उसी जगह हमें कोई दूसरा मोबाइल मार्केट में आ गया है। तो ये जी। चीजें कंटिन्यूअस हमारे साथ होती जा रही है, वही रीजन है टेक्नोलॉजी के साथ में भी है। तो हुँ, जब हम हुँ, कोई डील फाइनल करते हैं तो अब ये इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एक जहाज हुँ, बनाना, एक सबमरीन बनानी या एक तोप हुँ, बनानी कोई इजी नहीं हुँ, है, उसको बनाने में टाइम लगता है। जी। तो हम ये चाहते हैं कि हम सबसे लेटेस्ट वाली चीज ले, ताकि जब तक वो हमारे पास पहुंच जाए हम उसको यूज कर सके काफी दिनों तक, क्योंकि ये हुँ, कुछ हुँ, छोटे मोटा टाइम नहीं है कि भाई हमने आधा 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, सालों साल चीजें हैं। जी। तो इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोक्योरमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, पर इसमें दोनों तरीके से दोनों साइड से इसमें चेंजेस आते रहते हैं। हो सकता है हमने किसी जहाज का ऑर्डर किया, उस जहाज की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो वो हुँ, कंट्री हमें ऑफर देती है कि सर अभी हुँ, हमने इस जहाज में इतने मॉडिफिकेशन किए, क्या आपको ये चाहिए? ओके। तो बहुत सारी चीजें होती है, पूरा एक पैनल काम करता है एक्सपर्ट का, वो डिसाइड करता है, तो थोड़ा सा हुँ, टाइम लगता है, मैं जी। मानता हूँ। लेकिन जब से
सैड स्टार्ट हुआ है, इन सब चीजों में काफी एग्रेशन आ चुका है, टाइम काफी हद तक रिड्यूस किया गया है, एंड दैट इज द रीजन कि हाँ है, कभी कभी देरी हो जाती है, क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो वेदर वी शुड पे दैट अमाउंट एंड वेदर दैट टेक्नोलॉजी इज यूजफुल टू अस और नॉट, ये दो चीजों के ऊपर काफी डिस्कशन, काफी मनोमंथन करना पड़ता है। तो पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंप्रूवमेंट है, और आज की डेट में मुझे लग रहा है हमारे पास वर्ल्ड की सबसे जो टॉप टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हर एक सेक्टर में, लेट इट बी नेवी, एयरफोर्स और स्पेस और ड्रोन्स और व्हाटएवर, उन सभी चीज में हम करीब उस लेवल को हम छू चुके हैं। जी, बिल्कुल। तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय सेना सज्ज है। सर, नंबर ऑफ मैन पावर, ये भी कभी-कभी भारतीय सेना के साथ मसला उठता रहा है कि मैन पावर की कमी है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो भारतीय सेना को मैन पावर की जो कमी खल रही है, क्या वो भी हमें आने वाले दिनों में उनको जैसा चाहिए, जैसा जितना मैन पावर चाहिए उतना उपलब्ध कराना होगा, ताकि देश की सेना और चौकसी से हमारी रक्षा कर सके? जहां तक मैन पावर का सवाल है, आई थिंक वी आर वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, तो मैन पावर हमारे पास सफिशिएंट है, परंतु हमारी बाउंड्रीज इतनी बड़ी है, चाहे वो लैंड हो चाहे सी हो, तो उसको कभी कभी मैनेज मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि हमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, और जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने उस चीज को टैकल करने के लिए अग्निवीर स्कीम स्टार्ट करी है, जिसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए हम इनपुट्स लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनकी सर्विसेज का हम लाभ लेके हमारे देश को और मजबूत बना रहे हैं। हाँ, परमानेंट जितने हो जाएंगे उतने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये जब कोई चीज आपको कम ड्यूरेशन के लिए मिलती है तो आपके लिए उसकी उतनी वैल्यू नहीं हो जाती है, जबकि आप पूरे जिंदगी भर अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे तो फर्क पड़ जाता है उसमें। जी। तो हमारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय गवर्नमेंट इजराइल की जो सिस्टम है उसके ऊपर इसमें सोच रही है कि हर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है वो मिलिट्री ट्रेन होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमारे देश की सुरक्षा में इसमें कोई कमी ना आए। तो ये भी कारण है कि हम छोटे छोटे स्मॉलर ड्यूरेशन में लोगों को एनरोल कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनकी सेवा की सर्विसेज ले रहे हैं और देन आगे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी। तो मैन पावर शॉर्टेज अगर है तो डेफिनेटली वो तो फुलफिल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, और हमारे देश के जवान तो हमेशा देश के लिए थे, ना ही जवान, हर एक नागरिक, चाहे वो मर्द है औरत है, डजंट मैटर। अगर आप एक कॉल करें कि भाई देश होते, तो आप देखिए कि कितने कितने लोग आ जाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। तो मैन पावर गोइंग टू बी एन इशू। जी। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, भारत के नागरिकों को हमें कैसे तैयार करना होगा? अगर इस तरीके के संघर्ष की स्थिति आगे भी पैदा होती है, तो इस बार जो युद्ध की स्थिति थी, वो हमारे लिए काफ़ी नई थी। इवन इस जनरेशन ने तो वो 1971 वाला एरा भी नहीं देखा है। तो अब भारतीय नागरिकों को इस तरह के तनाव से, क्योंकि विदेश में बहुत बार देखा गया है कि ये सारी चीज़ों के लिए सिटिज़न्स को भी ट्रेन किया जाता है। हमारे यहाँ भी इस तरीके की सिविल डिफेंस वाली सिस्टम लागू करने की कितनी ज़रूरत आपको लग रही है? मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। हमने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो करे, उस ड्रिल में लोगों को तैयार किया गया छोटे-छोटे सेगमेंट्स में। ऑफ कोर्स वो बहुत लिमिटेड सेक्टर में था। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, उनको एक इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए गए हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग बहुत कैजुअल हैं। चीज़ों को बहुत जल्दी हिंदुस्तान भूल जाता है। जी। तो इन चीज़ों को सिखाने के लिए अगर बचपन से कोई चीज़ सिखाया जाएगी, देखिए बहुत लोग कहते हैं भाई रास्ते में कचरा मत डालो, लेकिन हम कहीं न कहीं वो मौका मिलते ही गंदा कर देते हैं। और यही तो विदेश में जाते हैं तो अरे भाई कितना अच्छा है, लोग ये फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक से शुरू करने की ज़रूरत है। जी। बचपन से अगर सबको ये चीज़ सिखाई जा रही है तो इसका बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा, और आई थिंक इसकी शुरुआत हो चुकी है स्कूलों में, कॉलेजों में, आइदर थ्रू एनसीसी और एनएसएस। इसकी शुरुआत हो चुकी है स्कूल के बच्चों के थ्रू, और बाकी जो हमारी एजेंसीज है जिनके थ्रू हम ये काम करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं। जैसे मैं स्वयं बहुत सारी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाता हूँ, तो उनको बताता हूँ कि भी हमें बहुत छोटी-छोटी जो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, और उन चीजों को करते हुए हम एक अच्छा सा डिसिप्लिन्ड स्टेट, सिटी और कंट्री तैयार कर सकते हैं। और यही हमें आगे जाके देखना है, ये जरूरी है, ये करना है, और हम अवश्य करेंगे इसको। जी, बिल्कुल। जैसे और इसमें आई थिंक मीडिया हैज अ वेरी ग्रेटर रोल टू प्ले, द वे आप लोग काम कर रहे हैं, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में नॉट ऑल, हर एक चैनल है, चाहे वो नेशनल है या रीजनल चैनल है,
सब लोगों ने हम्म। बहुत अच्छे से सहयोग किया है, देश का मोरल हमेशा अपर रखा है और एक जो सही चीज़ है वही लोगों तक पहुँचाई है, तो ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा ही करने से हम आगे इसमें काम कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। तो जैसे आशीष जी ने बताया कि बच्चों को हम बचपन से अगर सिखाएँगे, जैसे बच्चों को हमने सिखाया कि स्वच्छता अभियान अंतर्गत कि कचरा नहीं फैलाना, तो बच्चे सीख गए हैं अब कि रास्ते में कचरा नहीं फेंकना है। बड़े अभी भी नहीं सीखे हैं, लेकिन बच्चे बड़ों को भी सिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर सिविल डिफेंस की जो ट्रेनिंग है, हम बच्चों को बचपन से देंगे, तो आने वाले सालों में अगर इस तरह का कोई भी तनाव भारत के साथ कोई भी देश पैदा करता है, तो निपटना आसान होगा। चलिए आशीष जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद आपसे मिलकर, धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का। वैसे व्यूअर्स को हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि हम यहाँ उन सवालों के जवाब लेकर आते हैं जो आपके मन में उठते हैं, जो एक आम जनमानस में उठते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा होगा भारतीय सेना में, ऑपरेशन सिंदूर आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये सारे सवाल हमने एक्सपर्ट के ज़रिए इनके जवाब आप तक पहुँचाए हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें जानना और समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।